सम्मानित देशवासियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट। जैसा कि आज आप पूरे देश में देख रहे हैं कि मनुवादी मोदी मीडिया के माध्यम से पूरे देश में अयोध्या में राम मंदिर की गूंज सुनाई दे रही है। पूरा का पूरा मोदी मीडिया, जिसे अब मनुवादी मीडिया कहा जाता है, 24 घंटे प्रचार करता है। 2024 में जो संसदीय चुनाव होगा, उसके जीतने के लिए बीजेपी ने और मुख्य रूप से मिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया हुआ है। यही कारण है कि आज जैसा कि आप देखते हैं कि जो पंडे पुजारी हैं, यहाँ तक कि जो इनके शंकराचार्य पंडित हैं, वो भी इससे नफरत करने लगे हैं। कल एक शंकराचार्य बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो क्या हम तालियां बजाएंगे, आदि आदि। खैर, उस विषय पर हम नहीं जाना चाहते क्योंकि वो उनका सेपरेट विषय है। इसी संदर्भ में एक ब्राह्मण समाज का विद्वान व्यक्ति निष्पक्ष रूप से अपने विचार रख रहा था, जो कि पूरे देश के लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए। उसका कहना था, उससे जब इंटरव्यू लिया गया, कि सीता जब सफाई करती थी तो जो धनुष था, जिसे शंकर का धनुष बताते हैं, उसको उठा के रख देती थी, उसके नीचे से कूड़ा निकालती थी। जब रावण उसके स्वयंवर में आया तो उस धनुष को उठा नहीं पाया। कमाल की बात है, जब सीता जंगल में थी तो रावण जब सीता के उठाए हुए धनुष को नहीं उठा पाया, जो डेली उठाती थी, तो सीता को उठा के कैसे ले गया, आदि आदि। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पूरा देश अब धीरे धीरे समझने लगा है, समझता जा रहा है। क्या ये देश अब पाखंडवाद से चलेगा या भारत के संविधान से चलेगा? इट इज द क्वेश्चन। आज भारत का प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी के जीतने का राज क्या है? जो राज है, वैसे तो पूरे देश के लोग समझते हैं। 3-4 हथियार जो मोदी ने इस्तेमाल किए हुए हैं, जिनसे चुनाव जीता जाता है, उनमें पहला हथियार है ईवीएम। ईवीएम के माध्यम से बीजेपी जीतती है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। दूसरा हथियार है हिंदू राष्ट्र। देश को हिंदू राष्ट्र कह करके लोगों को भ्रमित करना। हिंदू कौन है? हुई हिंदू। क्या भारत की सर्वोच्च पद पर विराजमान इस समय माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिंदू हैं? आपने देखा, देख भी रहे हैं। नई पार्लियामेंट बनी, उसमें सिंगूर स्थापित किया गया और उसके उद्घाटन के लिए भारत के राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं। उनके आने से वो पार्लियामेंट अपवित्र हो जाती और वहाँ पर साउथ से कुछ पंडों को बुलाकर वहाँ पर मनुस्मृति के रवैये से उसको ध्यान में रखते हुए सिंगूर स्थापित किया गया और पांडीय पद्धति के अनुसार पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ। उसमें ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुलाया गया, ना ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुलाया गया, ना ही अपोजिशन के किसी लीडर को बुलाया गया अथवा किसी ने भाग लिया।
क्या देश के लोग मूर्ख हैं? क्या समझते नहीं इन चीजों को? लोग समझने लगे हैं, पहले चाहे समझते हो ना समझते हो अलग बात है। पहला हथियार ईवीएम, दूसरा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदुत्व। अब हिंदू कितने हैं और हिंदुत्व को कितने लोग फॉलो करेंगे? जो देश का बहुजन समाज है, जो आज 85% से ज़्यादा है, जिसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं, वो तो हिंदू नहीं है, ना हिंदुत्व से उनका कोई लेना देना है। जो SC ST के लोग हैं वो हिंदू ना कभी थे, ना हैं, ना होंगे, ना उनको हिंदुत्व से, हिंदू राष्ट्र से कुछ लेना देना है। OBC समाज के लोग जो आज 50% से ज़्यादा हैं पूरे देश में, उनको भ्रमित करके उनको हिंदू बताया जा रहा है। लेकिन अब वो भी समझने लगे हैं कि वो हिंदू नहीं है और ना ही हिंदू विचारधारा के आधार पर उनको कभी वो सम्मान दिया गया, उनको वो हिस्सेदारी दी गई। उनको भी दलित और शूद्र माना जाता है आज भी, और तब भी माना जाता था। तो ये एजेंडा जो मोदी जी का है, देश के लोग अच्छी तरह से अब समझने लगे हैं। अभी अभी मैं देख रहा था, बहुत सारे जो देश के सच्चे विचारक हैं, समाज के चिंतन करते हैं, समाज चिंतक हैं, उनके व्यूज आ रहे हैं कि मोदी डरता भी है। डरता है तो क्या करता है? सबसे पहले पुलिस को भेजता है लोगों को डराने के लिए। पुलिस के बाद दूसरा नंबर आता है CBI का। CBI के बाद तीसरा नंबर आता है ED का। और आज ED के माध्यम से देश के 2 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री निशाने पर हैं। कभी भी उनको उठाया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है। साथियों, सोचने की बात है, एक मुख्यमंत्री इलेक्ट होके आता है, पहले तो पब्लिक चुनती है, MLA बनता है, उसके बाद जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत वो चुनाव होता है, तब वो मुख्यमंत्री बनता है। ED का कोई व्यक्ति, CBI का कोई व्यक्ति तो चुन के नहीं आता, वो तो नॉमिनेट किया जाता है। कौन नॉमिनेट करता है? पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो नॉमिनेट करती थी, अब BJP सरकार नॉमिनेट करती है। EVM कौन लाया? मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर राजीव गांधी। राजीव गांधी जो फादर हैं राहुल गांधी जी के, वो EVM लेके आए थे। उसका दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस EVM पे खुलकर क्यों नहीं बोलती? एक बात नीतीश कुमार ने जो कही सही है, मायावती उसको पहले से ही कहती आ रही हैं कि जितनी ये सवर्ण पार्टियां हैं देश के अंदर, सभी सत्ता में हैं, चाहे ममता बनर्जी की हो, अरविंद केजरीवाल की हो, BJP हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, ये कभी भी वो मुद्दे नहीं उठाएंगी जो मुद्दे बहुजन समाज से संबंधित होते हैं। जाति जनगणना का मुद्दा, EVM का मुद्दा, इनमें कोई भी पार्टी नहीं उठा रही है। ना ममता बनर्जी EVM का मुद्दा उठा रही, ना जाति जनगणना का मुद्दा उठा रही, ना केजरीवाल, ना ही कांग्रेस, ना ही BJP, ना ही शिवसेना। फिर बहुजन समाज के जो राजनेता हैं और जो अपने को बहुजन समाज का प्रतिनिधि समझते हैं, इन लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? नीतीश जी को चाहिए, मायावती जी को चाहिए, अखिलेश जी को चाहिए, और भी जो साउथ की पार्टियां हैं बहुजन समाज से, DMK, देवेगौड़ा जी, इन सबको मिलकर के अपनी ताकत का इजहार करना चाहिए। देश का 85% बहुजन समाज आज यही
सपना संजाए हुए है, देख रहा है कि इन हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों में अकल कब आएगी और 15% का पीछा छोड़कर अपनी ताकत कब बनाएंगे। साथियों, बड़े अफसोस की बात है, अभी आपने देखा अखिलेश जी ने 15 सीटें डिक्लेयर कर दी, मायावती जी भी कर रही होंगी, नीतीश जी भी कर रहे होंगे, आजाद कर रहे होंगे। क्या करोगे सीटें डिक्लेयर करके? ईवीएम तो मोदी के पास है, चुनाव तो ईवीएम से होने हैं। अरे जब आपको ईवीएम हराएगी तो आप कैसे जीत पाओगे? चुनाव से पहले लड़ाई तो आपको ईवीएम की लड़नी चाहिए सबको मिलकर के। और इस चुनाव का, आने वाले चुनाव का, यदि ईवीएम से चुनाव होता है तो इसका बायकॉट करना चाहिए। यदि इसका बायकॉट नहीं हुआ और बैलेट पेपर से चुनाव यदि नहीं हुए तो जैसा कि मोदी ने पिछले चुनाव में नारा दिया था, अब की बार 300 पार हो गए। और जब चुनाव डिक्लेयर हुए तब मोदी इंडिया में नहीं थे, बाहर थे। बाहर से आए, 300 पार, मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अब की बार नारा है मोदी जी का, अब की बार 400 पार। भाई वो 400 पार हो जाएंगे, क्योंकि ईवीएम जो ऐसा एक हथियार है वो उनके हाथ में है। चुनाव आयोग क्या करता है? आपको चुनाव आयोग के खिलाफ एक मेमोरेंडम देना चाहिए, बल्कि रोड पर आना चाहिए कि आज देश में जो भारतीय चुनाव आयोग है वो मोदी जी की मुट्ठी में, उनके इशारे पर काम करता है और उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। वो आपके देखते हुए, संविधान के होते हुए, भारत के चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। अब सवाल आता है न्यायपालिका का। न्यायपालिका मुख्य रूप से जो जिला लेवल की न्यायपालिका है उसको तो बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो उस कैटेगरी में नहीं आती। जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट हैं वो भी साइलेंट है, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने देखा एन.वी. रमन्ना साहब को आए, 18 महीने सीजेआई रहे, उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की, कोई ऑर्डर पास नहीं किया, कोई जजमेंट नहीं देके गए। उसके बाद कुछ दिन के लिए, 75 दिन के लिए बोबड़े साहब आए, कुछ भी नहीं किया। जो मोदी जी, जो योगी जी के केस थे उनको ख़त्म करके चले गए। उसके बाद मौजूदा सीजेआई साहब डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, कमेंट भी करते हैं, टिप्पणियां भी करते हैं, लेकिन गौर फरमाइएगा, जब से वो सीजेआई बने हैं क्या उन्होंने देश हित में कोई ऑर्डर पास किया है? कोई जजमेंट आया है? नहीं। जो सरकार कहती है, करती है, उसी तरह के लेटर और सूनर वो ऑर्डर पास हो जाते हैं। क्या होगा? बहुजन समाज का आज न्यायपालिका भी आपके हाथों से निकल गई, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, कहाँ आप जाकर के अपनी फरियाद करोगे? ऐसी स्थिति में अब केवल आपके पास एक ही हथियार बचता है, वो है भारत का संविधान। उसको समाप्त करने के लिए भी जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, सत्ता में हैं, पूरी ताकत लगाए हुए हैं। आप देख रहे हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी की भर्ती हो रही है उसमें मिस्टर मोदी का कहना यह है, बीजेपी सरकार कहना यह है, कहना नहीं कर भी रहे हैं कि कोई आईएएस की जरूरत नहीं है, वो देश से नहीं विदेश से भी बुला लिया जाएगा और वो जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया जाएगा लेटर एंट्री के माध्यम से, और वो उस मिनिस्ट्री को चलाएगा जिस मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर होता है, जैसे होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वित्त मंत्रालय है, बहुत सारे मंत्रालय हैं। वो राय देंगे, उसके अनुसार होगा। जैसा कि अभी एक सेक्रेटरी था विवेक देबरॉय, उसने कहा भारत का संविधान पुराना हो गया है, परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। किसके इशारे पे कहा गया? सरकार के इशारे पर, बीजेपी सरकार ने कहलवाया।
नहीं तो उसकी ज़रूरत है कि इतनी बड़ी बात कह जाए और उस पर बीजेपी सरकार साइलेंट है, कोई एक्शन नहीं लिया, विपक्ष के लोग चिल्लाते रहे। ऐसी स्थिति में बहुत सारे इशूज हैं। शिक्षा को इन्होंने खत्म कर दिया, चिल्लाते रहिए लक्ष्मण यादव, चिल्लाते रहिए, कौन सुनने वाला है तुम्हारी? कोई सुनने वाला नहीं। शिक्षा को इन्होंने खत्म कर दिया, रोजगार इन्होंने समाप्त कर दिए, जो सरकारी कंपनियां थी निजीकरण उनका कर दिया। क्या कहा था बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने? जो बातें अच्छी होती हैं मैं उनको देश के सामने रखने की कोशिश करता हूं। उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी, जब देश की कोई भी सरकार देश के साधनों को यानी देश की एजेंसियों को बेचने का काम कर दे तो समझ लेना चाहिए देश गर्त में जाने वाला है और बदहाली की स्थिति में पहुंचने वाला है। ऐसी सरकार को तुरंत जितनी जल्दी हो सके उखाड़ फेंक देना चाहिए। साथियों, आज अटल बिहारी वाजपेयी साहब की उस बात का मखौल उड़ाया जा रहा है और उन्हीं की पार्टी का प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी देश की सारी संस्थानों को बेच दिया, बेचने का काम जारी है। एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर बेच दिया गया, रेलवे बेच दी गई, ONGC, LIC आदि जितनी कंपनियां पहले थीं जो देश में रोजगार का सृजन करती थी, लोगों को रोजगार मिलता था, वो खत्म कर दिया गया, वो पूंजीपतियों के हवाले कर दी गई। साथियों, गौर से सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक PM केयर फंड बनाया। जब पहले से एक फंड बना हुआ था, प्रधानमंत्री कोष, इमरजेंसी कोष, कोई पैसा जाता था उसमें जाता था। कितना पैसा आया, इसमें RTI डाली गई तो जवाब आ गया कि ये तो ट्रस्ट है, वो व्यक्तिगत है, प्रधानमंत्री जी इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, ये देश से खिलवाड़ है। अक्षय कुमार जी ने 25 करोड़ दिया, पता नहीं कितना सैकड़ों करोड़ रुपया दिया, तमाम लोगों ने दिया, वो कहाँ चला गया? क्या उस पैसे का सदुपयोग या दुरुपयोग राम मंदिर जैसे मंदिर बनाने पर खर्च किया जा रहा है, अथवा बीजेपी के कार्यालय बनाने पर खर्च किया जा रहा है, अथवा मीडिया पर खर्च किया जा रहा है, अथवा मनुवाद को पुनः स्थापित करने के लिए खर्च किया जा रहा है? साथियों, ये ऐसे सवाल हैं जो देश के हर नागरिक से जुड़े हुए हैं। आज केवल SC ST और OBC के लोग ही नहीं, बल्कि वो लोग जो श्रमण समाज के हैं, जो वास्तव में निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, उनकी विचारधारा है, वो भी इस व्यवस्था का विरोध करने के लिए सामने आ रहे हैं। लेकिन जो मनवादी व्यवस्था को दोबारा से स्थापित किया जा रहा है, जिसको विश्व के अंदर सबसे बड़ी कुर्बानियां देकर के डॉक्टर अंबेडकर ने खत्म किया था, लोकतंत्र को स्थापित किया था, समता समानता को स्थापित किया था, आपसी भाईचारा, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व को स्थापित करने में अपना जीवन अर्पित कर दिया, आज उन मानव मूल्यों को समाप्त किया जा रहा है और देश के लोग तमाशा देख रहे हैं। साथियों, बहुजन समाज के लोगों से, जिनकी आबादी आज देश में 85-90% है, और समर्थ समाज के वो लोग जो सत्य, अहिंसा, प्रेम के लिए, समता समानता के लिए, मानवता के लिए आगे आना चाहते हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। सारे के सारे लोग तो मनवादी नहीं हो सकते, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट है उसमें भी कुछ मनवादी हैं। उदाहरण के तौर पर दो नाम मैं लेना चाहूँगा। रामविलास पासवान जी चले गए, जहाँ कुर्सी मिलती थी वहीं पहुँच जाते थे, ये उनका राजनीतिक करियर था। उनका बेटा चिराग पासवान आज बीजेपी में गुलामी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अथवा क्या कर रहा है आप पर छोड़ता हूं, जैसा आप समझें। दूसरी तरफ
जिन लोगों ने कुर्बानियाँ की, जिन लोगों ने लोहा लिया, जिन लोगों ने आत्म स्वाभिमान के लिए अपने को कुर्बान कर दिया, या यूँ कहें कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज किसी आतताई अथवा आतताइयों के आतंक से आकर इतना भयभीत हो जाता है कि उसे खड़ा होना पड़ता है, उस समय बड़ा से बड़ा आतताई अथवा आतताई समाज विनाश की तरफ चला जाता है, उसका विनाश कर दिया जाता है। इस संबंध में 3 महापुरुषों की कुर्बानियों का उदाहरण हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। नंबर 1, महान योद्धा सिद्धनाथ महार, जो भीमा कोरेगांव का महान योद्धा था। पता है, उस महान योद्धा की हाइट थी 11 फीट 3 इंच, वजन था 285 केजी, और जिस तलवार का यूज करता था उसकी लंबाई होती थी 7 फीट। उस महान योद्धा ने 500 महारों को लेकर 28,000 पेशवाओं को या तो मौत के घाट उतार दिया अथवा उनको खदेड़ दिया, भाग गए। पहला उदाहरण उस महामानव का पूरे देश के सामने है, सारा देश जानता है। दूसरा उदाहरण, अंग्रेजों के आतंक से तंग आकर रंपत चमार, आपने सुना होगा, चौरी चौरा कांड हुआ था। उसमें 22 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाला कौन था? रंपत चमार हीरो था। उसमें यादव समाज के लोग थे, पिछड़ी जाति के लोग थे और बहुत सारे लोग थे। तीसरा नाम आता है फूलन देवी का, जिसने अत्याचारों से परेशान होकर के अंत में वो काम करके दिखाया, सारा देश जानता है। साथियों, आज का जो माहौल बनाया जा रहा है, बहुत ही भयानक परिस्थितियों में देश को ले जाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी को इसके लिए सामने आना होगा, तब जाकर के आपका संविधान, आपके संवैधानिक अधिकार और देश को आप बचा पाएंगे। इस सब के लिए, समाधान के लिए, हम सब बुद्धिजीवियों ने मिलकर के आगामी 21 जनवरी 2024 को एक बहुजन सम्मेलन बुलाने का आह्वान किया है, और ये शायद गाजियाबाद में किसी अच्छे स्थान पर संपन्न किया जाएगा। समय रहते हुए आपको टाइम से अवगत करा दिया जाएगा, तब तक उसका इंतज़ार कीजिए। साथियों, समस्याएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आज पूरे देश को रोड पर आने की ज़रूरत है। संविधान हमारे पास है, हम जो काम करेंगे संवैधानिक तरीके से करेंगे, कानूनी तरीके से करेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। ये लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानते, जो मनवादी लोग हैं वो संविधान को नहीं मानते। एक महात्मा, साधु महात्मा कह रहा था कल, हमारा इस सरकार से कहना है कि मनुवाद से वो देश को चलाए, संविधान से नहीं। अल्टीमेटली उसने अपना जो ये शब्द कहे हुए थे वापस लिए, नहीं तो जेल भेज दिया जाता। साथियों, हम क्योंकि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो असंवैधानिक हो या गैर कानूनी हो। संविधान ने हमको वो राइट और पावर दी हुई है जिसके आधार पर हम अपने को, अपने स्वाभिमान को, समाज को, पूरे देश को बचा सकते हैं। उसी के लिए हम आपसे आह्वान करते हैं कि 21 जनवरी को आप NCR दिल्ली में ज़रूर आइएगा। प्रॉपर स्थान, उसकी रूपरेखा आपको 2-4 दिन में समय से पहले भेज दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि भोजन पैगाम को
पूरे देश में घर घर पहुंचाइएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिसकी वजह से ये आवाज़ केवल RS गौतम एडवोकेट की आवाज़ नहीं है, पूरे देश के बहुजनों की आवाज़ है, जो हर बहुजन तक पहुंचनी चाहिए। तभी बहुजन अपने अधिकारों को पाने के लिए, सामने आने के लिए तैयार हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।